हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आज के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे सब इंग्लिश पोर्शन देखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 61st क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है हमें, यहाँ पे कौन सा फिल होगा। दैट इज आई डैश हार्डली हियर यू। तो कांट और डोंट तो आ ही नहीं सकता क्लास। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हार्डली जो है वो पहले से एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर ये पहले से एक नेगेटिव वर्ड है तो दैट मीन्स कि नो नोट नेवर हमारा सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। तो सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। अब बचा कैन और डू। तो अगर हम यहाँ पे डू लगाते हैं तो डू जो है एम्फेसाइज करने के लिए आएगा, और एम्फेसाइज करने के लिए आएगा उसका मतलब तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड हो जाएगा अगर आगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको सुन ही नहीं पाती। दैट मीन्स कि यहाँ पे मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, आई कैन हार्डली हियर यू। दैट मीन्स मैं न के बराबर आपको सुन पा रही हूँ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62, डैश डू यू थिंक यू आर एनी वे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें यहाँ सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो विच तो थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है। तो यहाँ पे थिंग्स एनिमल्स की बात नहीं हो रही, रीज़न की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, और वेदर तो आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हु डू यू थिंक यू आर एनी वे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63, दैट इज दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ से ध्यान रखना, बिटवीन जो है वो होता है आपका एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के लिए आपको ध्यान रखना है क्लास, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और बिटवीन हमें पता है दो के लिए यूज़ होता है, दो के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अस की तो कोई सेंस नहीं होगी, दैट इज़ आई, वी तो आ ही नहीं सकता। तो इस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि ये सिर्फ दो के बीच की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64, ऑलमोस्ट द एंटायर सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रीक्स डैश करप्शन। आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन टॉपिक में आप देखेंगे क्रैश कोर्स में कि जो फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपको कराए हैं, तो दैट मीन्स वो हमें एज इट इज़ याद रखनी होती है उनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रीक्स, तो रीक्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज रीक्स ऑफ करप्शन। पूरा ही एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल स्ट्रक्चर किससे घिरा हुआ है, करप्शन से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 65th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया रन्स। तो जब रन्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़, तो हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में स्टेट फंडिंग होती है वो कितने में रन करती है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में, मतलब हज़ारों करोड़ों की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो रन के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो इनटू यूज़ होने वाली है यहाँ पे। तो इनटू यहाँ पे सही आंसर होने वाला है आपका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जो ये हमें सेंटेंस दिया गया है हमें इसको करेक्ट नहीं करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें हमें ये बताना है कि ये किस सीक्वेंस में दिया गया है। दैट मीन सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा है, या फिर ऑब्जेक्ट को लिखा है, या वर्ब को लिखा है, या एडवर्ब एडजेक्टिव किसको लिखा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो अनिल जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखते तो क्या लिखते, अनिल सर्च्ड द रूम वेरी केयरफुली, यही बनता। तो दैट मीन्स अनिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सर्च्ड क्या हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द रूम हो गया। तो वेरी केयरफुली किसके साथ मीनिंग देगा, सर्च्ड के साथ। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। तो अब देख लो कि ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में दी गई है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद एडवर्ब लिखी गई है, उसके बाद वर्ब लिखी गई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। सही इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है हमें। ही सेड यू वुड नॉट बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू द रियल सीक्रेट। ही सेड पहले जो बाहर हमारी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दी गई है। दैट मीन्स कि आगे का हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेशन तो हमेशा ही चेंज होता है, आगे का हमें टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ही सेड ही दिया हुआ है सब में। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हमने दैट में चेंज कर लिया। अब यू के लिए देखो सेकंड में इसने यू ही रख लिया, और हमें पता है सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, तो यू को हम यू नहीं रख पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड आगे वाले में इसने ही में चेंज कर दिया, उसकी भी हमारे पास कोई सेंस नहीं है। अब बचा आए, क्योंकि अगर हम आगे ऑब्जेक्ट मी मान लें तो ही सेड टू मी, तो यू जो है वो किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। ठीक है, वुड हमें पहले से ही पास्ट फॉर्म दी है, एज इट इज़ लिख ली, वुड नॉट बिलीव।
अब आपको पता है मी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, हिम लिख लिया, ठीक है। अब आई आ गया, आई भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई की जगह क्या लिख लिया, ही लिख लिया, ठीक है। टोल्ड, यू, अब यू की जगह हमने क्या यूज़ किया था, आए, तो इसकी जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, मी यूज़ कर लिया, तो ठीक है। तो दैट मीन्स कि सबसे सही ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फोर्थ क्यों नहीं हो पाएगा, दैट इज़ आई वुड नॉट बिलीव, अब मी दिया था तो हिम होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिख दिया, इट लिख दिया, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा होने वाला है क्लास, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 68th। She stumbled over her words so that the audience had difficulty in understanding her। तो सबसे पहले हमें पता है कि जिस चीज़ जो अंडरलाइन करके हमें दे रखा हो उसको पहचानना हो, तो पहले हम ये देखते हैं कि वो सेंटेंस में है ही नहीं। एक बार ये मान लेते हैं है नहीं और सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मान ले कि सो दैट द ऑडियंस, ये वाली चीज़ जो है सेंटेंस में नहीं दी गई है, तो भी हमारा सेंटेंस पूरा बन रहा है, पूरा बन रहा है, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता है या तो एडजेक्टिव होती है या फिर एडवर्ब होती है। तो पहले से ही हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एडवर्ब के दिए गए हैं, पहले से ही जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, एडवर्ब के दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो बात लिखी गई है ये रीज़न है या मैनर है या कोई कंडीशन लगाई गई है या किसी चीज़ का ये रिजल्ट निकल के आया है हमारे सामने। तो यहाँ पे क्लास अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये वाली जो चीज़ दी गई है वो किसके कारण, किस चीज़ का रिजल्ट निकल के आई है कि वो अपने वर्ड्स में क्या कर रही थी, स्टम्बल कर रही थी। तो अपने वर्ड्स में अगर वो स्टम्बल कर रही थी तो ऑडियंस उसे ध्यान से समझ नहीं पा रही थी। तो दैट मीन्स कि जो बात पहले लिखी गई है ये उसका आगे रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडवर्बियल क्लोज ऑफ रिजल्ट। और क्लोज हम किसे कहते हैं क्लास, जिसमें सब्जेक्ट भी आ रहा हो और जिसमें वर्ब भी आ रही हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है ऑडियंस और हैड, यहाँ पे वर्ब भी आ रही है, इसलिए आपका ये क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है। चारों ऑप्शन पहले से ही क्लोज में दिए गए हैं तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्रैश कोर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स करा रखे हैं। अगर आप मान लो आपने डिटेल में सारा अपना सिलेबस कर रखा है तो आप क्रैश कोर्स करेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम में, ठीक है। कि अभी जो आपके जो पीछे अभी जो कल और परसों में आपके एस्टेट के एग्जाम हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाएंगे ग्रामर पोर्शन के, ओके। तो वो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और क्लास जो इस चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो डेली मिलती रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 69th, गिव द अपोजिट ऑफ जेनिथ। अब जेनिथ होता है क्लास सबसे ऊंचा, टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट, ठीक है। जिसके आपके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एक्मे हो सकता है, समिट हो सकता है, क्लाइमैक्स हो सकता है, ये सारी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट पूछा है तो जेनिथ अगर सबसे ऊंचा है तो इसका जो अपोजिट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नादिर इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो नादिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, जेनिथ का अपोजिट। नेक्स्ट देखिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जिरंड। अब जिरंड के बारे में हमें पता है, जिरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जिरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को जिरंड कब कहते हैं, जब ये सेंटेंस में किसकी तरह काम कर जाए, नाउन की तरह। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होती है वो अगर सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन की तरह यूज़ हो रही हो तो हम उसे क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। अब अगर ये नाउन का काम करेगी सेंटेंस में तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकती है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो अब चेक कर लो सेंटेंस में, अगर पहले की बात करें, अगर मैं रनिंग को सेंटेंस में से हटा दूं, रनिंग को सेंटेंस में से हटा दूं तो मेरा सेंटेंस बनेगा नहीं। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ सब्जेक्ट चाहिए था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यहाँ किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट है तो ये क्या है, नाउन है। तो ये तो जिरंड का एग्जाम्पल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड देखिए, दैट इज वी वर टोल्ड दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ से अगर मैं स्मोकिंग को हटा दूँ तो इज की कोई भी सब्जेक्ट नहीं बच पाएगा, तो इज का सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ स्मोकिंग लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी क्या है, जिरंड फॉर्म है, तो ये भी ठीक है। फोर्थ देखिए, दैट ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ आ गया। अभी अभी मैंने बताया आपको कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कौन बनता है, जिरंड ही बनती है। तो यहाँ पे भी ये भी किसका आंसर है, जिरंड का ही एग्जाम्पल है। थर्ड देखिए, आई लाइक। अब देखिए आई लाइक होम, मैं किसको पसंद करती हूँ, सोते हुए बच्चों को। अब सोते हुए बच्चों को दैट मीन्स कि ये स्लीपिंग हमें होम का क्वेश्चन करने पे नहीं मिल रहा आंसर में। ये तो किसके साथ मीनिंग दे रहा है, चिल्ड्रन के साथ, और चिल्ड्रन नाउन है और जो नाउन को मीनिंग दे दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, या मैं कहूँ जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पार्टिसिपल का केस होता है। दैट मीन्स ये वाला जो है हमारा जिरंड का केस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जिरंड फॉर्म नहीं है, ये किसकी फॉर्म है, हमारी पार्टिसिपल की फॉर्म है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डिड इट अवर सेल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज। हमें बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा ये क्या किस चीज़ का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वी डिड इट अवर सेल्फ, ये हमने खुद किया, तो दैट मीन्स कि अवर सेल्स जो है यहाँ पे कौन सा, जस्ट अ मिनट, अवर सेल्स जो है यहाँ पे आपका किसका काम कर रहा है क्लास, एम्फेटिक प्रोनाउन का। और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन टॉपिक में भी डिटेल में करा चुकी हूँ, क्रैश कोर्स में भी मैंने ये आपको करा रखा है। एम्फेटिक प्रोनाउन जब सेंटेंस में मीनिंग खुद निकल के आए, और एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना, टू इंटेंसिफाई समथिंग। तो जब हम किसी बात को जोर देकर कहते हैं तो वो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन की क्लास एम्फेटिक प्रोनाउन की दो पोजीशन होती हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस के एंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें डिड के बाद वी डिड व्हाट, तो व्हाट का क्वेश्चन करने पे हमें इट आंसर में मिलेगा, अवर सेल्स नहीं। अगर व्हाट का क्वेश्चन करने पे हमें आर सेल्स आंसर में मिलता, या होम का क्वेश्चन करने पे हमें आर सेल्स आंसर में मिलता, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता। लेकिन यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन करने पे हमें इट आंसर में मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और यहाँ हमें प्रोनाउन के आगे टाइप्स में नहीं पूछा गया है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1। प्रोनाउन में भी और डिटेल में पूछ लेता तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन बनता, एम्फेटिक प्रोनाउन बनता। क्लियर, एम्फेटिक प्रोनाउन सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रोनाउन टॉपिक मैंने करा रखा है इसी चैनल पे, तो वो उसकी प्लेलिस्ट में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, तो वहाँ से डिटेल में कर लो। अदरवाइज क्रैश कोर्स लगा लोगे तो वहाँ से भी आपका ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ 72 क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हैमरेज की स्पेलिंग दी गई है, और हैमरेज की स्पेलिंग अगर मैं बात करूँ तो हैमरेज को आप तोड़ के याद कर सकते हो। कैसे, है HAE, then mur MORR and then hage, hammer hage, that is HAEMORRHAGE, hammer hage। तो ये स्पेलिंग देख लो कौन से ऑप्शन में लिखी गई है, तो ये वाली स्पेलिंग लिखी गई है क्लास आपकी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, हैमर हेज। हैमर हेज क्या होता है, आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नसें फट जाना, तो हैमरेज का मतलब होता है नसें फटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज चूज द करेक्ट सफिक्स। करेक्ट सफिक्स हमें यहाँ पे फिल करना है जिससे इसका मीनिंग क्या निकल के आए, मैनी एंड वेरियस। मैनी एंड वेरियस मीनिंग बन जाए ऐसा सफिक्स हमें यहाँ पे लगाना है। अगर क्लास हम यहाँ पे फेस्टो फिल करेंगे, तो फेस्टो फिल करेंगे तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है, आपको पता है कि वोटिंग से पहले सब जो नेता वगैरह होते हैं वो सब ये बताते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, दैट मीन्स उन्होंने पूरा अपना लिस्ट बनाया हुआ होता है। तो उस लिस्ट को कहा जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने उसके अंदर लिखी होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि वो जो चीज़ें उन्होंने जनता के लिए करनी होती हैं उसे क्या कहा जाता है, मैनिफेस्टो। ठीक है, तो मैनी एंड वेरियस का मतलब मैनिफेस्टो से तो निकल के आएगा नहीं, तो पहले वाला ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। मैनीक्योर पेडिक्योर आपने सभी ने सुना है, तो ये भी मैनी और वेरियस का मीनिंग नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फोल्ड यहाँ पे फिल कर देंगे सफिक्स मैनीफोल्ड, तो मैनीफोल्ड का मतलब होता है मैनी एंड वेरियस, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। और क्वेश्चन नंबर 74 आपको कह रहा है हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है। तो हार्डवर्क एंड पेशेंस कैन सोल्व। अब कैन सोल्व के बाद अगर मैं व्हाट का क्वेश्चन करूँ क्लास, है ना, क्योंकि वर्ब के बाद ही हम व्हाट और होम का क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, और पैसिव में बनाने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके नया सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर मैं व्हाट का क्वेश्चन करूँ तो ये पूरी बात हमें आंसर में मिल जाएगी, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। तो पहले तो ये देख लो कि सब में चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद हमें वर्ब चेक करनी है, वर्ब क्या है, तो दैट इज कैन सोल्व। अब हमें पता है पैसिव वॉइस, या मैं कहूँ वॉइस, ये कहता है कि चाहे मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करूँ, चाहे पैसिव से एक्टिव में चेंज करूँ, मेरे सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन में तो इसने कैन की जगह कुड कर दिया, दैट मीन्स ये वाला तो हो गया गलत, क्योंकि ये प्रेजेंट से कहाँ ले गया, पास्ट में ले गया बात को, गलत हो गया। थर्ड में ये कैन को इसने हैड में ही चेंज कर दिया, जिसकी कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो इसने कैन की जगह पे क्या यूज़ कर लिया, वुड का यूज़ कर लिया, तो ये भी हो गया गलत। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। तो आपको पता है कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो दैट इज कैन बी सोल्ड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बाय हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्लियर है क्लास? तो इतने क्वेश्चंस थे आज हमारे, तो इनको दोबारा से रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके हर एग्जाम
एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो, लेक्चर को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो में, नए कुछ प्रीवियस ईयर्स के साथ मिलेंगे। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।